नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। हम डिजिटल करेंसी के दौर में पहुंच चुके हैं और इससे न केवल इकोनॉमी को रफ्तार मिलेगी बल्कि लेन देन की लागत में भी कमी आएगी। अगर हम यूं कहें कि रुपए ने नया अवतार ले लिया है तो शायद गलत नहीं होगा। आज हम इसी रुपए के बदलते कलेवर पर बातचीत करेंगे। अब क्योंकि सरकार ने रिटेल यूजर्स के लिए भी पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने की पूरी तैयारी कर ली है, इसलिए हम डिजिटल रुपी पर आज बातचीत करेंगे। समझेंगे कि ये डिजिटल करेंसी कैसे काम करेगी, इसके क्या क्या फायदे होंगे, कैसे ये रिवॉल्यूशन लेकर आएगी, क्रांति लेकर आएगी पूरे पेमेंट सिस्टम्स में, और उसके कितनी आवश्यकता इस वक्त है। चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। डिजिटल रुपया यानी रुपए का नया अवतार। इससे डिजिटल लेन देन का तौर तरीका बदल जाएगा। फिलहाल तो आरबीआई इसे पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू कर रही है। डिजिटल करेंसी को लेकर सरकार का मकसद इंडियन इकोनॉमी को कैशलेस करना नहीं है, बल्कि लोगों को डिजिटल करेंसी का भी विकल्प देना है। साथ ही आगे जाकर ये देखना है कि कैश का इस्तेमाल कम हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि नोट छापना बंद हो जाएगा। डिजिटल करेंसी के चलन करेंसी की छपाई के खर्चे को भी कम करने में मदद मिलेगी। फिलहाल ई रुपए को वॉलेट में पड़ा कैश ही मानिए, क्योंकि आपके वॉलेट में आम चलन वाले नोट जैसे 500, 200, 100, 50 रुपए के नोट के तौर पर ये डिजिटल करेंसी दिखाई देगी। इस पर कोई ब्याज आपको नहीं मिलेगा। डिजिटल रुपए को फिजिकल में भी बदला जा सकता है। इससे पहले आरबीआई 1 नवंबर को पायलट प्रोजेक्ट के तहत होलसेल डिजिटल करेंसी को लॉन्च कर चुकी है। इसकी शुरुआती सफलता से उत्साहित होकर ही रिटेल डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया जा रहा है। रिजर्व बैंक के इस डिजिटल करेंसी को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी नाम दिया गया है। आरबीआई ने ई रुपी के लिए 8 बैंकों को चुना है। इसमें शुरुआती यानी पहले चरण में एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, येस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शामिल होंगे। आगे के चरण में बैंक ऑफ बड़ौदा, यूबीआई, एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक को शामिल किया गया है। अब बताते हैं कि कैसे रिटेल डिजिटल करेंसी काम करेगी। दरअसल इसका डिस्ट्रीब्यूशन चुनिंदा बैंकों के जरिए होगा। वाया डिजिटल वॉलेट इसका लेन देन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या मर्चेंट के बीच किया जा सकेगा। पहले तो इसे ऑनलाइन जारी किया जा रहा है। इसके इस्तेमाल के लिए बैंक खाते और स्मार्टफोन का होना जरूरी है। पहले आप अपने बैंक के जरिए पैसे के बदले वॉलेट में डिजिटल करेंसी लेंगे। इसके बाद अगर आपको किसी दुकानदार को डिजिटल रुपए के तौर पर भुगतान करना है तो उसके क्यूआर कोड को स्कैन करके भुगतान किया जा सकेगा। आगे जाकर दूसरे वॉलेट भी इसमें जोड़ने का प्लान है, ताकि बिना बैंक खाते के भी लोग डिजिटल रुपए का इस्तेमाल कर सकें। लेकिन केवाईसी की शर्त हर हाल में पूरी करनी होगी। आपके मन में सवाल उठ सकता है कि अब तक चल रहे डिजिटल लेन देन से रिटेल रुपए का लेन देन अलग कैसे है। तो आपको बताते हैं कि अब तक के डिजिटल लेन देन के बीच में आने वाले बैंकों का सेटलमेंट हमारे लिए तुरंत होता है, लेकिन कई बार बैंकों और पेमेंट सिस्टम के दूसरे हिस्सों के लिए तत्काल नहीं होता। लेकिन आरबीआई का डिजिटल रुपए के लेन देन का सेटलमेंट तत्काल हो जाएगा, क्योंकि ये लेन देन सीधा रिजर्व बैंक के खाते से होगा। डिजिटल रुपए के चलन से नोट के सड़ने, गलने, कटने, फटने, पैसा चोरी होने के अलावा गलती से दूसरे के खातों में जाने, फंड साइफनिंग आदि डिजिटल रुपए बढ़ेगा ही, साथ ही देश भी आगे बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा के लिए। परिचय सबसे पहले आज के मेहमानों का हम आपके साथ करा दें। हमारे साथ हैं एससी गर्ग सर, जो कि पूर्व वित्त सचिव रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं सिद्धार्थ एस, जो कि फाउंडर एंड सीईओ हैं इंटेन के। सिद्धार्थ, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं सत्यम कुमार, फाउंडर हैं फेस यानी कि फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट के। सत्यम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गर्ग सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही, और काफ़ी अब डिजिटल रुपी पर चर्चा हो भी चुकी है। कैसे इस आइडिया को लेकर आया गया, और इसका मोटा मोटा जो विचार है वो सबके सामने है, लेकिन मौजूदा स्वरूप में जब ये आ रहा है रिटेल यूजर्स के लिए, ये कितना सिग्निफिकेंट होगा और ये आइडिया कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, जैसे जैसे इकोनॉमी डिजिटलाइज्ड होती जा रही है, करेंसी भी हमारी डिजिटल होनी ज़रूरी है।
तो उस दृष्टिकोण से डिजिटल मनी या डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपये का आना निश्चित रूप से एक बहुत फॉरवर्डिंग कदम है, आने वाले समय की ज़रूरत को पूरा करता है। लेकिन इससे हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें या बहुत ज़्यादा कि ये कोई क्रांति कर देगा, ऐसी चीज़ें हमें नहीं सोचनी चाहिए। आज हमारे पास 2 माध्यम हैं भुगतान करने के लिए। एक हम कैश से पेमेंट कर सकते हैं, दूसरा हम अपने बैंक अकाउंट के ज़रिए डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई, आईएमपीएस, एनईएफटी, बहुत सारे और साधन हैं जिनके ज़रिए पेमेंट हम आज के दिन कर सकते हैं। अब ये एक तीसरा साधन आपको एक उपलब्ध और हो जाएगा, जिसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। फ़र्क देखना बहुत ज़रूरी है कि डिजिटल पेमेंट जो आज के दिन करते हैं उसमें और डिजिटल पेमेंट जो ये डिजिटल रुपये होगा उसके माध्यम से करने में क्या फ़र्क है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आज आप जब डिजिटल पेमेंट करते हैं तो आप आपके अपने बैंक अकाउंट में जो पैसा है उसके माध्यम से भुगतान करते हैं। आपने यूपीआई में अपने बैंक अकाउंट से किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया, बड़ी आसानी से करते हैं, हो जाता है पेमेंट। आगे आने वाले समय में आपके पास बैंक का खाता होना ज़रूरी नहीं है। आपके पास एक सीधा खाता आपका डिजिटल वॉलेट हो जाएगा। उस डिजिटल वॉलेट से आप पेमेंट कर सकेंगे। इतना ही फ़र्क है। तो एक सुविधा है, एक नया तरीका है भुगतान करने का, लेकिन इसमें और जो आज का डिजिटल पेमेंट माध्यम है या फॉर दैट मैटर कैश का माध्यम है, उसके अलावा कोई अतिरिक्त उसमें कोई फीचर या कोई फ़ायदा हो, ऐसी बात नहीं। बिल्कुल, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बोला और आपकी अगर मैं बात को सम अप करूं तो कुल मिला के ये सेफ पेमेंट ऑप्शन का ही एक कड़ी है। पुराने जो पेमेंट ऑप्शंस हैं, चाहे वो बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग हो या फिर कैश हो, उनको रिड्यूस और रिप्लेस करने के लिए इसे नहीं लाया गया है, बल्कि उन पेमेंट ऑप्शंस को, सेफ पेमेंट ऑप्शंस को एक्सपैंड करने के लिए एक सहूलियत के रूप में ये आ रहा है। अब मैं आना चाहूँगा सिद्धार्थ जी के पास। सिद्धार्थ जी, आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं और सबसे पहले जो चैलेंजेस की बात होती है वो होती है सीबीडीसी कितना सेफ रहेगा। ख़ास तौर से हम जो देख रहे हैं अब जिस तरह से नए नए फ्रॉड्स, नए नए चैलेंजेस आईटी से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आ रहे हैं, क्या डिजिटल रुपी पूरी तरह से सेफ रह पाएगा? चैलेंजेस कहां पर हैं और रिस्क क्या क्या है सर? तो पहला तो भारत ने जो ये एक्सपेरिमेंट किया है ये कुछ अलग है दूसरे देशों से, क्योंकि जो आरबीआई का डॉक्यूमेंट है वो खुद कहता है कि वो अभी डीएलटी या ब्लॉकचेन उनके हिसाब से सिर्फ छोटे देशों में इस्तेमाल हो सकता है। तो जहाँ तक मेरी समझ है ये एक मतलब सेंट्रलाइज डेटाबेस पे रन करेगा। तो इसलिए टेक्नोलॉजी रिस्क के हिसाब से इसमें वही टेक्नोलॉजी रिस्क से एक तरह से रहेंगे जो अभी के सारे पेमेंट सिस्टम्स में रहते हैं, क्योंकि ये अभी की जो टेक्नोलॉजीज हैं उसी पे एक नया सोल्यूशन है। ये नई टेक्नोलॉजी डीएलटी या ब्लॉकचेन लेके अभी का जो सीबीडीसी का वर्जन है वो लेके नहीं आ रहा है। हाँ, रिस्क कुछ इस तरह के अब हो जाएंगे कि जो सीबीडीसीआर है, मतलब रिटेल वाला जो रुपया है, क्योंकि आरबीआई ने दोनों रुपए अलग कर दिए हैं। होलसेल के लिए जो सीबीडीसी है वो अलग है, बिल्कुल अलग तरह से ऑपरेट करता है, वो अकाउंट बेस्ड सिस्टम है। जो रिटेल के लिए है वो टोकन बेस्ड सिस्टम है, मतलब आपके नोट की जगह एक डिजिटल नोट आपके पास आ गया। तो अब वो आप कैसे रख सकते हैं, चोरी हो सकता है, क्योंकि वो अकाउंटिंग एंट्री नहीं है। जैसा गर्ग सर ने बताया कि यूपीआई तो आपके बैंक से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है, ये एक डिजिटल रुपया है, नोट है, तो वो उसी तरह से गायब हो सकता है, चोरी हो सकता है। आप भूल जाएं अपने, जैसे आप पर्स आज की तारीख में भूल जाएं अपना वॉलेट, तो जो उसमें पैसा पड़ा था उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो ये सब चीजें और समझनी पड़ेंगी, क्योंकि ये जो रिटेल रुपया ये टोकन बेस्ड सिस्टम है और उसके फायदे नुकसान दोनों होंगे।
एब्सोल्युटली। और इसीलिए पायलट के रूप में इसको शुरू किया गया है और अब देखना ये होगा कि किस तरह का रिस्पांस मिलता है। लेकिन सत्यम जी, एक बात जो सरकार बार बार इस पे कह रही है कि साहब हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब जैसा कि गर्ग सर ने भी अभी बोला, अब ये कोई बैंक खाता तो है नहीं, या कोई आप नई ऐसी कोई सुविधा नहीं कर रहे हैं, एक अतिरिक्त विकल्प आप दे रहे हैं। तो ऐसे में जो कहा जाता है, जो सबसे बड़े पेन पॉइंट है हमारे रूरल एरियाज, जो या तो अनबैंक्ड हैं या फिर अंडर बैंक्ड हैं, वहां पर फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ये क्या कर रहा होगा? दीपक जी नमस्कार। और जैसा पिछले शो में भी मैंने बताया था कि सबसे बड़ा जो चीज होता है कि हम लोग कई चीजों को दो रिस्ट्रिक्शन के साथ देखते हैं। एक देखते हैं हमारे आसपास की दुनिया, जो कि अमूमन बड़े शहरों के बारे में बात होती है, और दूसरी हम देखते हैं कि अभी वो क्या सॉल्व कर रहा है। तो मेरा सबसे बड़ा और एम्फेटिकली बात ये होगी कि टेक्नोलॉजी जो होता है उसका एक इवोल्यूशन साइकिल होता है। और अभी जो ये हम डिजिटल रुपया जो हम तैयार कर रहे हैं, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक पायलट प्रोजेक्ट है। इससे इसके फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस को लिमिट करके देखना मेरे ख्याल से बहुत ही शॉर्ट साइटेड अप्रोच होगा इसमें। और जिसका जो सरकार बोल रही है, जो आरबीआई बोल रही है, ये उसी की तरफ एक तरह से दिशा निर्देश भी है कि हमारे शहरों में जहां हम रहते हैं वहां पे एटीएम में भी कभी पैसे की कमी नहीं होती है। ओके, जबकि आप अगर दिल्ली से 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर चले जाइए, कोई भी लोकेशन चले जाइए जहां की पॉपुलेशन 4 लाख से 5 लाख से कम है, लॉन्ग वीकेंड, हॉलीडेज, ऑल एटीएम्स रन आउट ऑफ कैश। इसका सॉल्यूशंस इतने सालों में हम लोग यहाँ बैठे बैठे नहीं दे पाए हैं, क्योंकि कैश जो है इकोनॉमी में बहुत ही हाई लेवल पे रही है, जो कि अभी भी वापस 16-17% पे चली गई है। तो कैश की रिक्वायरमेंट है, और डिजिटल रुपया जो है उस कैश को हैंडल करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। आप बहुत ही आसानी से लार्ज अमाउंट ऑफ कैश हैंडल कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ पेमेंट्स कर सकते हैं। और ये रुपया है, ये पेमेंट रेल रोड नहीं है। तो इसको पेमेंट रेल रोड के कन्वीनियंस को लेकर के सिर्फ अगर हम सोचेंगे तो वो शायद परफेक्ट नहीं होगा। तो परफेक्शन ये है कि जैसे कि हम एक प्रिंट रुपया कैरी कर रहे हैं, वैसे ही डिजिटल रुपीज है। अगर हम इसका एडॉप्शन देखें, कुछ एक कंट्रीज, नाइजीरिया वगैरह जैसे कंट्री में देखें, जहां पे कि चोरी और लूटपाट की घटनाएं बढ़ती है, जो कि हमारे यहाँ पे भी छोटे शहरों में लोगों को डर लगता है लार्ज करेंसी को कैरी करने में। तो उन शहरों में इसकी एडॉप्शन जो है बहुत ही फास्ट, मतलब 1 लाख के अंदर में जो है वो 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर जो है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जो हुए हैं वो मिलियंस में हुए हैं। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो जो रूरल इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, जहां पे बैंक अकाउंट नहीं है और आप वहां पे टोकन और वॉलेट क्रिएट करके लाइट केवाईसी से उनको आपने एक नए तरीके से दे दिया है कि आप पैसा रख सकते हैं, पैसे को यूज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही नया डायरेक्शन है। और करंट जो लिमिटेड प्रयोग जो है, दैट इज नॉट डिफाइनिंग फैक्टर। एब्सोल्युटली। और इसीलिए सिर्फ इंडिया में नहीं, अगर आप थोड़ा सा रीसेंट डेटा देखेंगे तो शायद 100 डिजिटल करेंसीज जो हैं वो वेरियस ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो अभी R&D स्टेजेस में भी हैं, पूरी दुनिया में लगभग 100 के आसपास। अभी जो डेटा है उसके मुताबिक सिर्फ शायद 2 फुली लॉन्च्ड ही हैं, जैसा कि नाइजीरिया का एग्जांपल यहाँ पे दिया, नाइजीरिया का नायरा और एक बहामियन सैंड्स डॉलर। तो ये 2 ही अभी तक फुली लॉन्च्ड डिजिटल रुपीज़ हैं। लेकिन येस, उस पर काम चल रहा है। और आइडिया क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक है, बहुत सारे पेन पॉइंट्स को सॉल्व करता है, इसलिए इसको लेकर काफ़ी उत्साह भी है सरकार में भी और आम लोगों में भी। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गर्ग सर, वही सवाल मेरा कि इसको और अट्रैक्टिव कैसे बनाएंगे, क्योंकि इसमें एक बात जो कहा जा रहा है कि इसमें कोई ब्याज नहीं मिलेगा, हालांकि इंटरमीडिएरीज बैंक्स ही होंगे, बट इसमें ब्याज नहीं मिलेगा। आरबीआई की ओर से तो पूरी तरह से ये बैक्ड होगा ही। थोड़ा सा लग रहा है आपको कि ये इनफ होगा एक आम आदमी के अट्रैक्शन के लिए, इसको स्वीकार्य बनाने के लिए? सर देखिए, करेंसी की सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस इस बात पर निर्भर करती है कि उसको आप भुगतान करने के लिए कितनी कन्वीनियंस के साथ और कितनी सुविधा के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। करेंसी अपने आप में कोई बहुत अट्रैक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है। कैश एक व्यवस्था के समय बहुत अट्रैक्टिव तरीका था, बहुत कन्वीनियंट तरीका था भुगतान करने का, लेकिन उससे आप कई चीज़ें नहीं कर सकते थे। तो डिजिटल पेमेंट आए,
दूरी का पेमेंट करना है, डिस्टेंस है, ये है, एग्जैक्ट पेमेंट्स करने हैं, ज़्यादा वो सब करने में आपको डिजिटल पेमेंट सुरक्षा भी है, तो वो उससे हुआ। इसी तरह से आप बैंक खाते की अनिवार्यता के को हटा के अगर आप पेमेंट कर सकते हैं डिजिटल, तो उससे ज़्यादा सुविधा है। तो कोई भी भुगतान का तरीका अपने आप में कितना कन्वीनियंट है लोगों के लिए, उस बात पे उसका अडॉप्शन निर्भर करता है। लोग तभी उसको अडॉप्ट करेंगे जब वो उसको पाते हैं। आपने कहा कि इस पे ब्याज नहीं मिलता, तो ब्याज तो देखिए किसी भी करेंसी पे नहीं मिलता। जब करेंसी आप डिपॉजिट कर देते हैं अपने बैंक अकाउंट में और बैंक उसको लैंड कर सकता है, तो वो उसके बदले में आपको ब्याज देता है आपकी करेंसी को इस्तेमाल करने के लिए, आपके पैसे को इस्तेमाल करने के लिए। इसी तरह से डिजिटल कैश जो अगर आपके पास है, डिजिटल रुपी भी है, अगर आप वो बैंक अकाउंट में रख देंगे, अपने बैंक खाते में जमा करा देंगे, तो उस सीमा तक आपको उस पर ब्याज मिलने लग जाएगा। कोई भी व्यक्ति कैश उससे ज़्यादा नहीं रखना चाहता जो उसकी भुगतान करने की ज़रूरत के लिए आवश्यक हो। इसी तरह से डिजिटल कैश भी कोई अपने वॉलेट में उतना कैश नहीं रखेगा और ना ही उसको रखना चाहिए जितना उसकी भुगतान की ज़रूरत है। तो ये एक आपके पास एक नया माध्यम आ गया, उस नए माध्यम से आप भुगतान करिए और आपकी जो एक्स्ट्रा और बचत है और आपके पास जो एक्स्ट्रा मुद्रा है, उसको आप अपने बैंक खाते में जमा कराइए और ब्याज लीजिए। तो ये एक एक्स्ट्रा कन्वीनियंस है। आप अगर एक तरह से देखें तो ये एक तरह से बैंक के खाते का विकल्प है भुगतान के लिए। आजकल बहुत सारे लोग बैंकों में खाता इसलिए खोलते हैं क्योंकि उनको भुगतान करने के लिए, डिजिटल पेमेंट करने के लिए, भुगतान करने के लिए चाहिए होता है। वो जमा करा के आज इतने सारे गरीब या बट सर वो जो जनधन का हमने आइडिया लेकर आए थे कि बैंकिंग सिस्टम से जुड़े, थोड़ा सा उसके विपरीत नहीं लग रहा है ये? बिल्कुल, जो जनधन के पीछे देखिए, पहले भी बैंक अकाउंट को खोलने का जब फिजिकल टाइम था तो सरकार बहुत पॉपुलराइज करने की कोशिश करती थी कि बैंक अकाउंट आप खुलवा लीजिए अपने, लेकिन वो पॉपुलर इतने नहीं हुए क्योंकि उस समय फिजिकल ऑपरेशन करने में बैंक अकाउंट में बड़ी असुविधा होती थी। जब डिजिटल पेमेंट, डिजिटल बैंकिंग शुरू हुई तो लोगों की सुविधा हो गई। आप अपने फोन से, आप अपने कंप्यूटर से, आप अपने सीबीसी से के पास जाके जो आपका कम्युनिटी सेंटर है उस पे से भुगतान कर लीजिए, तो ये चल निकला। इसी तरह से अब ये जो तरीका है, इसमें आपको बैंक के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। आप अपना पैसा अपने डिजिटल वॉलेट में ही रख सकते हैं, तो और सुविधा हो जाएगी। बट ये बैंक के एक तरह से कंपटीशन में होगा जो आपका बैंक अकाउंट है। तो ये सरकार के लिए संभव है कि अब आरबीआई के पास सारे डिजिटल वॉलेट की सूचना होगी। अगर सरकार चाहे तो आरबीआई के माध्यम से सीधे डिजिटल वॉलेट में भुगतान कर सकेगी, उसको बैंक की जरूरत नहीं है। तो ये बैंकिंग को प्रमोट नहीं करता है, ये बैंक के कंपटीशन में। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, ये बड़ा दिलचस्प पहलू है इसका। एक चीज जो सिद्धार्थ जी एक कहा जा रहा था, क्योंकि ये पूरा का पूरा आइडिया जो आया है वो क्रिप्टो के जो इकोसिस्टम है उससे डिराइव्ड है। हालांकि हम क्रिप्टो के कॉन्सेप्ट को नहीं ले रहे, हम सिर्फ ब्लॉकचेन को ले रहे हैं इसमें। लेकिन क्या अब थोड़ा सा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो बेस है, जो आधार है, वो तो वही है। और हमने देखा कि क्रिप्टो किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े वो बन गए। तो हालांकि इसमें आप कुछ देख रहे हैं कि ऐसा कुछ मनी लॉन्ड्रिंग वाला इसमें कोई खतरा तो नहीं है, या मनी लॉन्ड्रिंग रोक पाने में इसमें क्या काम करना पड़ेगा? तो पहले तो जैसे मैंने पहले कहा कि आरबीआई का जो पेपर है वो कहता है कि वो शायद ब्लॉकचेन पे सीबीडीसी होगा ही नहीं, शुरू में तो नहीं होगा, क्योंकि उनका पेपर साफ साफ कहता है कि सिर्फ छोटे देशों के लिए बना है। तो अभी तो ब्लॉकचेन यूज भी नहीं करेंगे। अगर वो ब्लॉकचेन यूज करेंगे तो उसके बाद क्रिप्टो वाला, क्योंकि क्रिप्टो पूरी तरह से एनोनिमस है, किसी को पता नहीं है कौन कहाँ है, किस जगह पे है। ये जिस तरह से स्ट्रक्चर है, ये इंटरमीडियरी बैंक के थ्रू ही इशू होगा। तो पूरी केवाईसी वगैरह की जिम्मेदारी सारी बैंकों पर आरबीआई ने दी है। आरबीआई सिर्फ इशूअर की जो लाइबिलिटी है वो ले रहा है इसमें। तो ये बिल्कुल जिस तरह से एक नोट एक बेयरर इंस्ट्रूमेंट है, बिल्कुल उस तरह से काम करेगा। तो कोई भी मतलब टेक्नोलॉजी वो कुछ भी यूज करें, डेटाबेस यूज करें, ब्लॉकचेन यूज करें, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जहां तक एडॉप्शन का सवाल है, वो सही में इंडिया में ये
मतलब एक तरह से अच्छा या बुरा है कि यूपीआई इतना प्रेवलेंट है, इतनी सहूलियत है कि दूसरे देशों में जहाँ पे जितने फायदे बताए जाते हैं सीबीडीसी के, उसमें से 80-90% फायदे हमारे पास उपलब्ध है। ऑलरेडी है। और ये आरबीआई ने अपने पेपर में भी इसको डिस्कस किया है कि इंटरेस्ट दें नहीं दें, क्या फायदा है, एनोनिमिटी दें नहीं दें। ठीक है सर, ऑल राइट। सत्यम जी, संक्षेप में, क्योंकि ये पूरे के पूरे फिनटेक्स के लिए भी कहा जा रहा है कि नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आ पाएंगे, तो ये इस दिशा में फिनटेक्स के लिए एक नया एक स्कोप खोल रहे हैं। आप म्यूट पर हैं शायद सर। हाँ दीपक जी, जैसे यूपीआई वगैरह अलग अलग जो रेल रोड आई तो उसके ऊपर में नए एप्लीकेशंस बनते हैं, नई डेवलपमेंट होती है। जो मैंने पहले भी बोला कि एक इवोल्यूशन साइकिल होता है प्रोडक्ट का, और उस इवोल्यूशन साइकिल में टेक्नोलॉजी फिनटेक्स का बहुत बड़ा हाथ होगा। हालांकि दीपक जी, मैं थोड़ी देर और एडॉप्शन पे बात करना चाहूंगा, जिसमें कि एडॉप्शन में सबसे बड़ा जो होगा वो होगा एक्सेप्टेंस का। कैसे ज्यादा से ज्यादा एक्सेप्टेंस बनाया जाए, और इसको स्मार्टफोन के बियॉन्ड लेके जाना पड़ेगा, जहां पे कि आप एक नंबर डायल करके या कुछ ऐसा टोकनाइज करके जो है आप पैसा जो है नॉन स्मार्टफोन मोबाइल या जो क्लासिक मोबाइल फोन्स जो है उस पर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो एक्सेप्टेंस अगर बढ़ेगी तो लोगों को तकलीफ होती है बड़ी करेंसी को हैंडल करने में, और उसमें रिस्क भी रहता है, चोरी वगैरह के रिस्क के अलावा उसके करेंसी के खराब होने का, फटने का, छूट होने का, वो सारे जो खतरे रहते हैं, उन सारे खतरे की वजह से लोगों का जो बिहेवियरल जो पैटर्न है वो डिजिटल करेंसी को सपोर्ट करता है। सवाल है कि हम इसको कैसे से कैसे ज्यादा से ज्यादा इसका एक्सेप्टेंस बढ़ाएं। और एक दूसरी बात जो सरकार और इकोनॉमी के लिए जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है, इसमें चांसेस ऑफ रिड्यूसिंग फेक करेंसी जो है इन सर्कुलेशन इज वेरी हाई। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो ये एक नया आइडिया है, लेकिन एक्सेप्टेंस, सेफ्टी और दूसरा इसका ओवरऑल जो रेगुलेशन है, उस दिशा में अभी बहुत सारे आयामों पर काम करना है, और उस पर काम करना अब शुरू हो चुका है। अब देखते हैं कि ये पूरा आइडिया कितना सक्सेसफुल होता है। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों ने वक्त निकाला। गर्ग सर, थैंक यू सो मच सर वक्त निकालने के लिए। सत्यम कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सिद्धार्थ जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर, आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।